नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। सबसे पहले पिछले एक सप्ताह के हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। भारी उठापटक के बीच संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। किसानों को मिलेगी देश में कहीं भी अपने उत्पादों को बेचने की आजादी, बरकरार रहेगी न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था। 6 रबी फसलों के मूल्य में इजाफे का हुआ ऐलान, स्वामीनाथन आयोग की रिकमेंडेशंस का रखा गया है ख्याल। गेहूं की एमएसपी में पिछले 11 सालों में सबसे कम बढ़ोतरी दर्ज। भारत ने लॉन्च किया अपना इको लेबल, देश के 8 समुद्री तटों पर की गई शुरुआत। तटवर्ती क्षेत्र के जल को प्रदूषित होने से बचाने पर दिया गया है जोर। खगोलविदों ने किया पृथ्वी के समान एक नया ग्रह खोजने का दावा। K2315b दिया गया है नाम। पहली बार 2017 में मिली थी इस ग्रह की जानकारी। और 2020 के लिए जारी हुई ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिपोर्ट रैंकिंग में भारत 116वें पायदान पर फिसला। विश्व बैंक जारी करता है यह सूचकांक। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 राज्यसभा से भी पारित हो गया। लोकसभा ने इसे पहले ही पारित कर दिया था। यह विधेयक किसानों को देश में कहीं भी अपने उत्पादों को बेचने की आजादी देगा। इसका मकसद ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है जहां किसान एवं व्यापारी अपनी उपज मंडी के बाहर भी आसानी से बेच सकें। यह विधेयक राज्यों की अधिसूचित मंडियों के अलावा राज्य के भीतर और बाहर किसी भी स्थान पर बिना किसी अड़चन के किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अवसर एवं व्यवस्थाएं प्रदान करेगा। विधेयक किसानों को ई ट्रेडिंग मंच उपलब्ध कराएगा ताकि बिना किसी रुकावट के व्यापार सुनिश्चित हो सके। किसानों को अपने उत्पाद के लिए कोई उपकर नहीं देना होगा और उन्हें माल ढुलाई का खर्च भी वहन नहीं करना होगा। मंडियों के अलावा व्यापार क्षेत्र में फार्म गेट, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रसंस्करण यूनिट्स पर भी व्यापार की आजादी होगी। हालांकि किसानों को आशंका है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीद बंद हो जाएगी और किसान कृषि उत्पाद अगर पंजीकृत बाजार समितियों के बाहर बेचेंगे तो मंडियां खत्म हो जाएंगी। ई नाम जैसे सरकारी ई ट्रेडिंग पोर्टल के खत्म हो जाने की भी शंका है, लेकिन बढ़ते विवादों के बीच सरकार ने आश्वासन दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पहले की तरह ही खरीद जारी रहेगी। मंडियां समाप्त नहीं होंगी और यह व्यवस्था पहले की तरह बनी रहेगी। साथ ही मंडियों में ई नाम ट्रेडिंग व्यवस्था के खत्म हो जाने के दावों को भी सरकार ने खारिज कर दिया है। व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक के बाद राज्यसभा से कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 भी पारित हो गया। इसका मकसद किसानों को व्यापारियों, कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों और निर्यातकों से सीधे जोड़ना है। विधेयक के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कम से कम एक फसल सीजन के लिए की जाएगी और इसकी अधिकतम अवधि 5 साल होगी। कृषि करार के जरिए बुआई से पहले ही किसान को उसकी उपज के दाम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। दाम बढ़ने पर न्यूनतम मूल्य के साथ अतिरिक्त लाभ देने की भी बात कही गई है। इस विधेयक में प्रावधान है कि बाजार की अनिश्चितता का जोखिम किसानों को नहीं बल्कि प्रायोजकों को उठाना होगा। पहले ही मूल्य तय हो जाने से बाजार में कीमतों में आने वाले उतार चढ़ाव का प्रतिकूल प्रभाव किसान पर नहीं पड़ेगा। इससे अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि उपकरण एवं उन्नत खाद बीज तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। कृषि समझौते में किसान और प्रायोजक के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में 30 दिनों के भीतर स्थानीय स्तर पर निपटारे का प्रावधान है, लेकिन ऐसा नहीं होने पर संबंधित सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज कराने की बात कही गई है। हालांकि इस विधेयक के प्रावधानों को लेकर भी कई आशंकाएं हैं। किसानों का मानना है कि कृषि करार में किसानों का पक्ष कमजोर होगा और वे कीमतों का निर्धारण नहीं कर पाएंगे। फिर यह भी डर है कि छोटे किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे कर पाएंगे, क्योंकि प्रायोजक उनसे परहेज कर सकते हैं। लिहाजा नई व्यवस्था में किसान परेशान होंगे और बड़ी कंपनियों को लाभ होगा। लेकिन केंद्र सरकार ने इन सभी आशंकाओं को खारिज कर दिया है। राज्यसभा में हंगामे के बीच कृषि विधेयकों को ध्वनिमत से पारित होने पर खासा विवाद देखने को मिला है। कृषि जैसे अहम मुद्दे से जुड़े बिल को ध्वनिमत से पारित करने के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के फैसले की काफी आलोचना हो रही है। दरअसल संसद के दोनों सदनों में कामकाज की प्रक्रियाओं की चर्चा सदनों की नियम पुस्तिका में की गई है। जहां तक राज्यसभा का सवाल है, विधेयक पर बहस के बाद उस पर मत विभाजन की चर्चा नियम 252 से 254 तक में की गई है।
इनमें मत विभाजन के 4 अलग अलग तरीकों का प्रावधान किया गया है। नियम 252 में मत विभाजन के 2 तरीकों ध्वनि मत और काउंटिंग का जिक्र है। ध्वनि मत में सदन की अध्यक्षता कर रहे पीठासीन पदाधिकारी सांसदों के सामने प्रश्न रखते हुए सदन के सदस्यों से हां और ना के रूप में अपनी राय देने को कहते हैं। ध्वनि के आधार पर बहुमत का निर्णय करते हुए पीठासीन अधिकारी तय करते हैं कि प्रस्ताव पारित था या नहीं। अगर ध्वनि मत का विरोध किया जाता है तो सदन सदस्यों को खड़ा करके काउंटिंग के जरिए मत विभाजन का फैसला करता है। गौरतलब है कि इन दोनों ही तरीकों में सांसदों के मत का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। 2 और तरीके हैं, ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर के जरिए मत विभाजन और लॉबी में जाकर पक्ष या विपक्ष के समर्थन में खड़े होना, जिसकी चर्चा क्रमशः नियम 253 और 254 में की गई है। ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर में बटन दबाकर वोटिंग होती है जो सामने के इंडिकेटर बोर्ड पर नजर आ जाता है। इसके अलावा दाईं और बाईं लॉबी में सदस्यों को खड़ा कर मत विभाजन करने का नियम है। इन दोनों ही तरीकों में सांसदों के मत राज्यसभा के रिकॉर्ड में स्थायी रूप से दर्ज कर लिए जाते हैं। उधर राज्यसभा में भारी गतिरोध के बीच विपक्षी दलों ने उपसभापति को पद से हटाने के लिए संकल्प लाने का नोटिस भी दिया। हालांकि सभापति वेंकैया नायडू ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। सभापति ने इसके पीछे प्रस्ताव का उचित प्रारूप में नहीं होना कारण बताया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 90C में उपसभापति को उनके पद से हटाए जाने की चर्चा है। इसके मुताबिक उपसभापति के खिलाफ पद से हटाने के लिए संकल्प लाने के 14 दिन पहले ही नोटिस देना होगा। लेकिन वेंकैया नायडू का कहना था कि मौजूदा सत्र 1 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा। ऐसे में 14 दिनों की शर्त का पालन नहीं हो सकेगा, लिहाजा नियमों का हवाला देते हुए प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। इस बीच मौजूदा सत्र बीते 23 सितंबर को ही समाप्त कर दिया गया। गौरतलब है कि भारतीय संसद के इतिहास में यह पहला मौका था जब उपसभापति के खिलाफ संकल्प का नोटिस दिया गया। अनुच्छेद 90A में सदन का सदस्य न रहने पर और 90B में सभापति को इस्तीफा सौंपकर उपसभापति के पद से हटने का जिक्र है। वहीं अनुच्छेद 90C सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उपसभापति को हटाने का प्रावधान करता है। केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण की निगरानी के लिए अधिकार प्राप्त मंत्री समूह का गठन किया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के कर्मचारियों द्वारा आगामी 10 अक्टूबर से निगमीकरण के खिलाफ हड़ताल पर जाने की धमकी के बाद सरकार ने यह कदम उठाया। यह जानकारी राज्यसभा में रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने एक लिखित जवाब में दी। दरअसल पिछले दिनों रक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को सरकार के मालिकाना हक वाले एक या ज्यादा कॉरपोरेट इकाइयों में तब्दील करने पर अपना अनुमोदन दिया था। ऐसा माना जा रहा है कि आयुध निर्माणी बोर्ड यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण से उसकी स्वायत्तता, जवाबदेही और आयुध आपूर्ति में दक्षता बढ़ेगी। आयुध निर्माणी बोर्ड रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। भारतीय आयुध फैक्ट्री एक विशाल औद्योगिक संरचना है जो रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसमें कुल 41 कारखाने, 9 प्रशिक्षण संस्थान, 3 क्षेत्रीय विपणन केंद्र और सुरक्षा के 4 क्षेत्रीय नियंत्रक हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 10 आयुध कारखाने हैं। कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। इसके तहत कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए समय पर खरे उतरे और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध आयुष आधारित समाधानों पर काम किया जाएगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी और रक्षा राज्य मंत्री के साथ साथ आयुष मंत्री का भी पद संभाल रहे श्रीपद नाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके तहत आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आयुर्वेद, योग और अन्य आयुष प्रणालियों के जरिए पोषण अभियान में आयुष को एकीकृत करने और कुपोषण के प्रबंधन के लिए मिलकर काम करेंगे। पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण में सुधार लाने के लिए भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। पोषण में सुधार के लिए आंगनवाड़ी केंद्र के जरिए योग कार्यक्रम और पोषण वाटिकाओं के विकास की योजना है। इसी तरह आयुष पोषण संबंधी देखभाल के लिए पोषण के नजरिए से विशिष्ट क्षेत्रों का निर्धारण किया जाएगा। साथ ही सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से टेलीमेडिसिन या आयुष हेल्पलाइन की व्यवस्था की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के सभी 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा से जोड़ने के लिए परियोजना का शुभारंभ किया है। उन्होंने
बीते 21 सितंबर को हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर द्वारा इंटरनेट सुविधा प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग कर इसकी शुरुआत की। इसका मकसद गांवों में भी हाई स्पीड इंटरनेट मुहैया कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सरकार के मुताबिक बिहार सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य होगा। इस परियोजना को 180 दिनों की अल्प अवधि में 1000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से लागू किया जाएगा। यह परियोजना ई एजुकेशन, ई कृषि, टेलीमेडिसिन, टेली लॉ और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसी डिजिटल सेवाओं का नेतृत्व करेगी। दरअसल पिछले स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी 6 लाख से अधिक गांवों को आने वाले 3 साल में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का ऐलान किया था। गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने का काम भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है। 2011 में इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की राजधानी, जिला मुख्यालय और ब्लॉक्स में उपलब्ध फाइबर कनेक्टिविटी का प्रत्येक ग्राम पंचायत तक विस्तार करना है। हाल ही में भारत और मालदीव के बीच सीधी कार्गो पोत सेवा की शुरुआत हुई है। इस सेवा का मकसद दोनों ही देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार को बढ़ावा देना है। पोत परिवहन मंत्री मनसुख मांडविया और मालदीव की परिवहन और नागर विमानन मंत्री एशत नाहुला ने संयुक्त रूप से इस सेवा को लॉन्च किया। यह पहला मौका है जब एक डायरेक्ट कार्गो शिपिंग लाइन दोनों पड़ोसी देशों को जोड़ेगी। यह पोत सेवा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की देखरेख में महीने में 2 बार चलेगी। इस कार्गो सेवा में कोल्ड स्टोरेज की भी सुविधा होगी, जिससे मालदीव टूना मछली और अन्य समुद्री खाद्य पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा निर्यात कर सकेगा। चूंकि मालदीव 100% आयात निर्भर देश है, इसलिए भारत और मालदीव के बीच बेहतर संपर्क द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और मालदीव में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद करेगा। यह सेवा दोनों देशों के बीच किफायती, सीधी और माल परिवहन का वैकल्पिक जरिया प्रदान करेगी। हालांकि भौगोलिक निकटता के बावजूद भारत मालदीव का केवल चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, जबकि मालदीव संयुक्त अरब अमीरात, चीन और सिंगापुर से अधिक आयात करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भारी आशंकाओं के बीच केंद्र सरकार ने 6 रबी फसलों के मूल्य में इजाफे का ऐलान किया है। केंद्र सरकार के मुताबिक विपणन वर्ष 2021-22 के लिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में यह वृद्धि स्वामीनाथन आयोग की रिकमेंडेशंस के अनुरूप है। सरकार ने गेहूं की नई एमएसपी 1975 रुपये प्रति क्विंटल तय की है, जो वर्ष 2019-20 में 1925 रुपये प्रति क्विंटल थी। इसके अलावा सरसों 4650, जौ की 1600, चना की 5100, मसूर की 5100 और कुसुम की 5327 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी हो गई है। इन 6 फसलों में मसूर की एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, जबकि गेहूं की एमएसपी में पिछले 11 सालों में सबसे कम बढ़ोतरी हुई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाजों को खरीदने की गारंटी देती है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल बोने से पहले करती है और यह एक तरह से किसानों को मूल्य सुरक्षा प्रदान करता है। एमएसपी की घोषणा सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर साल में 2 बार रबी और खरीफ के मौसम में की जाती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक कार्यालय है, जो जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया था। आपको बता दें कि स्वामीनाथन आयोग का गठन नवंबर 2004 में किया गया था। इस आयोग ने किसानों को फसल लागत मूल्य से 50% अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की सिफारिश की थी। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तट स्वच्छता दिवस के मौके पर भारत ने अपने इको लेवल बीम्स को लॉन्च किया। बीम्स यानी बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज पर्यावरण मंत्रालय की पहल है। इसे ICZM यानी समन्वित तटीय प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत शुरू किया गया है। बीम्स की शुरुआत 8 समुद्री तटों पर एक साथ #I am saving my beach लिखे पताका को फहरा कर किया गया। इन्हीं 8 समुद्री तटों के लिए अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट की सिफारिश की गई है। यह सिफारिश प्रमुख पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों की एक स्वतंत्र राष्ट्रीय जूरी ने की है। ब्लू फ्लैग समुद्री तट विश्व के सबसे स्वच्छ समुद्री तट माने जाते हैं। सिफारिश किए गए तटों में गुजरात का शिवराजपुर तट, दमन एवं दीव का घोघला तट, कर्नाटक का कासरगोड और पदुबिर्दी बीच, केरल का कप्पड़, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा, ओडिशा का गोल्डन बीच और अंडमान निकोबार का राधानगर बीच शामिल हैं। बीम्स कार्यक्रम का उद्देश्य तटवर्ती क्षेत्र के जल को प्रदूषित होने से बचाना, तटों पर समस्त सुविधाओं का सतत विकास करना,
तटीय इको व्यवस्था और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण करना है। ICZM की परिकल्पना 1992 में रियो दी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन के दौरान पेश की गई थी। अब विश्व के लगभग सभी तटवर्ती देश अपने तटों के प्रबंधन का काम ICZM के सिद्धांतों के अनुसार करते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 1986 में शुरू हुआ था। हालिया संसद सत्र में केंद्र सरकार ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में भारत में आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों की संख्या में 145% का इजाफा हुआ है। सरकार के मुताबिक 2015 में जहां आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों की तादाद 1800 थी, वहीं यह सितंबर 2020 में बढ़कर 4421 हो गई है। जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी साझा की। सरकार के मुताबिक आर्सेनिक से प्रभावित अधिकांश क्षेत्र गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के जलोढ़ मैदानों में स्थित हैं। 4421 बस्तियों में से ज्यादातर असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में है। 1853 बस्तियों के साथ असम पहले और 1383 बस्तियों के साथ पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है। हालांकि कर्नाटक में आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों की तादाद 9 थी, लेकिन अब वहां सभी बस्तियां आर्सेनिक मुक्त हो चुकी हैं। मगर झारखंड में 2015 में ऐसा कोई वास स्थान नहीं होने के बावजूद वर्तमान में ऐसी बस्तियों की संख्या 2 हो गई है। इस बीच सरकार ने इन प्रभावित बस्तियों में पीने के पानी और खाना बनाने के लिए पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए कम्युनिटी वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट की व्यवस्था की है। जल जीवन मिशन के तहत नल से जल की सुविधा मिलने तक इस व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरी ओर सरकार ने यह भी बताया है कि फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों की संख्या वर्ष 2015 में 12,727 थी, जो घटकर सितंबर 2020 तक 5,485 हो गई है। इस मामले में 2,956 फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों की संख्या के साथ राजस्थान पहले, जबकि 861 बस्तियों के साथ बिहार दूसरे स्थान पर है। MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के खगोलविदों ने पृथ्वी के समान एक नया ग्रह खोजने का दावा किया है। खगोलविदों ने इसे पाई प्लैनेट कहा है। इसके पीछे खगोलविदों ने तर्क दिया है कि यह ग्रह अपने तारे के चारों ओर घूमने में ठीक 3.14 दिन का समय लेता है। इनके मुताबिक K2315b नाम का यह ग्रह 81 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से अपनी कक्षा के पथ पर आगे बढ़ता है। यह ग्रह जिस तारे के चारों ओर घूमता है, उससे निकटता के कारण इसकी सतह पर तापमान 350 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। इस वजह से इस ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। खगोलविदों के मुताबिक 2017 में पहली बार तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले इस ग्रह का पता चला था। तब नासा के केल्पर स्पेस टेलीस्कोप K2 मिशन के माध्यम से ग्राउंड आधारित टेलीस्कोप से डेटा सिंक्रोनाइज करके इसके बारे में जानकारी हासिल की गई थी। एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में प्रकाशित एक शोध पेपर के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक यह ग्रह क्लॉकवाइज दिशा में गति करता है। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच भारत ने अभ्यास नामक एरियल टारगेट का सफल उड़ान परीक्षण किया। इसका परीक्षण DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा ओडिशा के बालासोर से किया गया। दरअसल यह एक ड्रोन है जिसे विभिन्न मिसाइल सिस्टम के लिए एक टारगेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल डिकॉय एयरक्राफ्ट के रूप में भी किया जा सकता है। डिकॉय एयरक्राफ्ट एक ऐसे एयरक्राफ्ट को कहते हैं जो दुश्मन के प्रक्षेपास्त्रों से अपने युद्धक की रक्षा करता है। गौरतलब है कि अभ्यास हीट यानी हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, जिसका निर्माण स्वदेशी तकनीकों से हुआ है। यह दूसरी बार है जब टारगेट व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। पहला सफल परीक्षण मई 2019 में हुआ था। अभ्यास के हालिया परीक्षण से उन सभी मापदंडों को मंजूरी मिल गई है जिनकी टेस्टिंग हो रही थी। इसकी उड़ान क्षमता 5 किलोमीटर है। इसकी गति 0.5 मैक है, जो ध्वनि की गति की आधी होती है। यह अधिकतम 30 मिनट तक की उड़ान भर सकता है। हालिया वर्षों में नेट न्यूट्रलिटी पर लंबी बहस के बाद भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने बहुहितधारक निकाय स्थापित करने की सिफारिश की है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग को की गई इस सिफारिश का मकसद सभी इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा नेट न्यूट्रलिटी के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराना है। साथ ही यह नेट न्यूट्रलिटी सिद्धांत के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों की जांच भी करेगा। इस बहुहितधारक निकाय का काम नेट न्यूट्रलिटी के सिद्धांतों की निगरानी और उन्हें लागू करने के लिए दूरसंचार विभाग को सलाह और सहयोग देना है। इस निकाय में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता, लाइसेंसधारी इंटरनेट सेवा प्रदाता, सामग्री प्रदाता, शोधकर्ता, सिविल सोसाइटी संगठन
उपभोक्ता और सरकार शामिल होंगे। सिफारिश की गई है कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इस बहुहितधारक निकाय की स्थापना दूरसंचार विभाग द्वारा एक गैर लाभकारी निकाय के रूप में हो। नेट न्यूट्रलिटी सिद्धांत के मुताबिक इंटरनेट सेवा प्रदाता इंटरनेट उपयोग करने वालों के साथ किसी भी स्तर पर भेदभाव नहीं करेगा। साथ ही इंटरनेट कंपनियां विशिष्ट डेटा के लिए अलग अलग कीमतें उपभोक्ताओं से नहीं वसूलेंगी। यह सिद्धांत किसी आधिकारिक आदेश के बिना टेलीकॉम कंपनियों को इंटरनेट पर मौजूद सामग्री को नियंत्रित या ब्लॉक करने से रोकता है। भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही BECA यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट के ऊपर सहमति होने की संभावना है। दरअसल अक्टूबर में दोनों देशों के बीच होने वाले 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में जियो स्पाशियल कोऑपरेशन के इस समझौते पर निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच एक समुद्री सूचना समझौते पर भी सक्रिय विचार विमर्श चल रहा है। इस पर सहमति के साथ भारत का क्वाड के बाकी देशों ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ समुद्री सूचना समझौता होगा। गौरतलब है कि क्वाड में भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल हैं। BECA की बात करें तो यह अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बीच होने वाले 4 फंडामेंटल समझौतों में से एक है। इस समझौते के तहत भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ जियो स्पाशियल यानी जियोग्राफिक लोकेशन आधारित डेटा और उपग्रह डेटा साझा कर सकेंगे। भारत और अमेरिका के बीच इन फंडामेंटल समझौतों पर बहुत पहले से बातचीत हो रही है। अब तक दोनों देशों के बीच 3 फंडामेंटल समझौतों पर सहमति हो चुकी है। इनमें LEMOA, कॉमकासा और GSOMIA शामिल हैं। GSOMIA के अंतर्गत ISA यानी औद्योगिक सुरक्षा अनुबंध पर भी पिछले 2+2 वार्ता के दौरान दोनों देशों ने हस्ताक्षर कर दिया है। LEMOA यानी लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट के तहत दोनों देश ईंधन भरने और रिप्लेनिशमेंट के लिए एक दूसरे की डेजिग्नेटेड सैन्य सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। भारत ने इस पर 2016 में हस्ताक्षर किया था। GSOMIA यानी जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट दोनों देश की मिलिट्री को उनके द्वारा इकट्ठा खुफिया जानकारी को साझा करने की अनुमति देता है। इस समझौते को 2002 में भारत द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। कॉमकासा भारत को ध्यान में रखते हुए बनाए गए सिस्मोआ यानी कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट का हिस्सा है। कॉमकासा यानी कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट अमेरिका से भारत के लिए अत्यधिक संवेदनशील संचार सुरक्षा उपकरणों के हस्तांतरण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इससे दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी सुगम बन सकेगी। 10 साल के लिए वैध इस समझौते पर भारत ने 2018 में हस्ताक्षर किए थे। विश्व बैंक ने 2020 के लिए HCI यानी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया। इस साल की रैंकिंग में भारत को 116वें पायदान पर रखा गया है। HCI को मानव पूंजी परियोजना के एक भाग के रूप में 2018 में लॉन्च किया गया था। पिछली बार 157 देशों के लिए जारी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 115 थी, जबकि इस साल भारत 174 देशों में से 116वें स्थान पर है। हालांकि 2020 में भारत का स्कोर 2018 के 0.44 से बढ़कर 0.49 हो गया है। किसी व्यक्ति के जीवन में अर्जित ज्ञान, कौशल और स्वास्थ्य को मानव पूंजी के तहत रखा जाता है। विश्व बैंक द्वारा जारी यह सूचकांक किसी देश में मानव पूंजी के इन्हीं मुख्य कंपोनेंट्स के लिए बेंचमार्क देता है, जिसे आधार बनाकर सभी देशों को स्कोर और रैंकिंग दी जाती है। HCI इस बात पर प्रकाश डालता है कि वर्तमान स्वास्थ्य और शिक्षा के परिणाम कैसे आगे उत्पादकता को आकार देते हैं। इसके लिए इस इंडेक्स को बनाते वक्त किसी बच्चे द्वारा 18 साल की उम्र तक वहां की वर्तमान स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था के आधार पर अर्जित की जा सकने वाली मानव पूंजी का अनुमान लगाया जाता है। केंद्र सरकार के मुताबिक विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अब तक 82 लैंग्वेज प्राइमर्स विकसित किए गए हैं। जनजातीय भाषाओं के संरक्षण के मुद्दे पर मुखर रहने वाले जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी। मंत्रालय के मुताबिक भारत में 780 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें 443 जनजातीय समूहों द्वारा बोली जाती हैं। दरअसल जनजातीय कार्य मंत्रालय आदिवासी भाषाओं के संरक्षण और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के बीच इसे सीखने की रुचि में इजाफा के लिए बाइलिंगुअल प्राइमर्स को विकसित करने पर जोर दे रहा है। मंत्रालय इसके लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है। लैंग्वेज प्राइमर्स एक प्रकार की पुस्तिका होती है जो भाषाओं के बारे में मौलिक जानकारी मुहैया कराती है।
सपोर्ट टू TRI और ट्राइबल फेस्टिवल, रिसर्च इंफॉर्मेशन एंड मास एजुकेशन जैसी योजनाओं के तहत सरकार लैंग्वेज प्राइमर्स का विकास कर रही है। TRI यानी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट राज्य स्तर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय का एक शोध निकाय है। देश भर में 26 ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। यह आदिवासियों के विकास के लिए एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है, जिसका मकसद आदिवासी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, साक्ष्य आधारित योजना और उपयुक्त कानून के लिए राज्यों को इनपुट प्रदान करना व आदिवासियों में क्षमता निर्माण करना है। पिछले दिनों ओडिशा के मलकानगिरी जिले में 2 आदिम जनजातियों के 6 सदस्यों के कोरोना पॉजिटिव होने के मामले पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। दरअसल अगस्त माह के अंतिम हफ्ते में दीदाई जनजाति के 5 और बोंडा जनजाति के 1 सदस्य कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे। चूंकि ये जनजातियां PVTGs यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के तहत आती हैं, इसलिए आयोग ने इस घटना को एक गंभीर विषय माना है। PVTG केंद्र सरकार द्वारा किया जाने वाला वर्गीकरण है। जनजातियों का यह वर्गीकरण खास तौर पर निम्न विकास सूचकांक वाले कुछ समुदायों की स्थिति में सुधार लाने के मकसद से किया गया है। ओडिशा के 62 आदिवासी समूहों में से 13 की पहचान PVTG के रूप में की गई है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। मौजूदा वक्त में ओडिशा में ऐसी जनजातियों से संबंधित लोगों की आबादी 2.5 लाख है। ओडिशा में इनकी पहचान हिल, खारिया, बिरहोर, चुटकिया आदि के रूप में भी की गई है। इन विशेष समूहों की पहचान 1960 में गठित ढेबर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। आपको बता दें कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास के निचले स्तर पर मौजूद समूहों की पहचान के लिए अनुसूचित जनजातियों के भीतर एक उपश्रेणी बनाई गई थी। तब इस उपश्रेणी को आदिम जनजाति समूह कहा गया, जिसे बाद में PVTG कर दिया गया। आइए तमाम खबरों के बाद अब जल्दी से मैप वाले सेक्शन पर डालते हैं नजर। नॉर्थ सेंट्रल यूरोप में स्थित जर्मनी यूरोप के बड़े देशों में से एक है। जर्मनी अपनी सीमा पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड और डेनमार्क से साझा करता है। इसके उत्तर पश्चिम में नॉर्थ सी और उत्तर पूर्व में बाल्टिक सागर स्थित है। जर्मनी की प्रमुख नदियों में डेन्यूब, राइन और एल्ब है। डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। जर्मनी का बॉन शहर राइन नदी के तट पर स्थित है। जर्मनी का प्रसिद्ध रूर औद्योगिक क्षेत्र रूर नदी के बेसिन में स्थित है। रूर राइन की सहायक नदी है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्प्री नदी के तट पर स्थित है। चर्चा में रहने वाली नॉर्ड स्ट्रीम 2 रूस से जर्मनी तक गैस पाइपलाइन है। यह बाल्टिक सागर से गुजरती है। आज हम आपको थाईलैंड के मैप के साथ छोड़ रहे हैं। हाल ही में हजारों छात्रों द्वारा राजसत्ता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के कारण थाईलैंड सुर्खियों में है। आपको थाईलैंड के साथ सीमा साझा करने वाले देशों के नाम कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अगले बुलेटिन में हम आपको थाईलैंड के मैप से रूबरू करवाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए www.drishtias.com पर। साथ ही दृष्टि आइज के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। कोविड की जांच के लिए भारत के पहले क्रिस्पर यानी क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स टेस्ट को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने व्यावसायिक लॉन्चिंग के लिए विनियामक मंजूरी दे दी। इसे टाटा समूह और CSIR IGIB यानी इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। इस जांच में SARS-CoV-2 वायरस के जीनोमिक अनुक्रम का पता लगाने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित क्रिस्पर तकनीक का उपयोग होता है। क्रिस्पर रोगों का पता लगाने वाली एक जीनोम एडिटिंग तकनीक है। भारत सरकार जल्द ही देश में न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी की स्थापना करने जा रही है। एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में यह जानकारी दी। यह ऑब्जर्वेटरी न्यूट्रिनो कण की खासियत के बारे में पता लगाएगा, जिसका मुख्य स्रोत सूर्य और पृथ्वी का वातावरण है। एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक भारत सरकार देश का दूसरा रॉकेट लॉन्चिंग पोर्ट तमिलनाडु में स्थापित करने जा रही है। इसकी स्थापना इसरो द्वारा तमिलनाडु के कुलसेकरपट्टिनम में की जा रही है।
हाल ही में टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची जारी की। इस साल लिस्ट में भारत की 5 हस्तियों को शामिल किया गया है। सालाना जारी होने वाली इस सूची में भारत के राजनेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जगह दी गई है। दूसरी ओर नागरिकता कानून के खिलाफ चले शाहीन बाग प्रदर्शन में सुर्खियों में आई बिल्किस दादी ने भी जगह बनाने में कामयाबी हासिल की। इसके अलावा फिल्म अभिनेता आयुष्मान खुराना, भारतीय मूल के बायोलॉजिस्ट प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता और अल्फाबेट एंड गूगल सीईओ सुंदर पिचाई को 100 दिग्गजों में शामिल किया गया है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को सड़क बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए धन जुटाने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करने का फैसला लिया है। दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट म्यूचुअल फंड की तरह कार्य करता है, जिसे संपत्ति में निवेश करने के लिए धनराशि हासिल करने के लिए डिजाइन किया गया है। लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के सवालों के बीच भारतीय नौसेना ने पहली बार 2 महिला अधिकारियों को हेलीकॉप्टर चालक दल के रूप में चयनित किया है। सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह ने हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के रूप में स्नातक किया है और चालक दल के हिस्से के रूप में युद्धपोतों पर इनकी तैनाती होगी। लैंगिक समानता के नजरिए से इस कदम को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। हाल ही में G20 देशों के व्यापार और निवेश मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग हुई। इसमें भारत की ओर से केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और रेल पीयूष गोयल शामिल हुए। इस बैठक में भारत ने DEFT यानी डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट की अवधारणा को स्वीकार करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के बीच बहुत बड़े डिजिटल डिवाइड के चलते विकासशील देशों को नीतिगत छूट देने की जरूरत है, क्योंकि बहुत से विकासशील देशों की तरह भारत अभी भी अपने डेटा संरक्षण और ई-कॉमर्स कानूनों की रूपरेखा बनाने की प्रक्रिया में है। हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 के लिए 28 राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान की सिफारिश की है। इस रिपोर्ट में पंचायती राज के सभी स्तरों और 5वीं एवं 6ठी अनुसूची क्षेत्रों के लिए अनुदानों की सिफारिश की है। अनुदान को 2 भागों मूल और एंटाइड में 50-50 के अनुपात में बांटा गया है। हाल ही में भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ जल साझेदारी मंच का आयोजन किया। इसमें जल संरक्षण और बुनियादी ढांचे के विकास पर चर्चा की गई। भारत के लिहाज से यह आयोजन इसलिए अहम रहा कि इसका भूजल राष्ट्रीय स्तर पर औसतन 0.4 मीटर नीचे गिर गया है और भारत भूजल के सबसे बड़े उपयोगकर्ता देशों में से है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।